बाकी यहाँ तक का हो गया था ना। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। एच सी आई। सो देखो एच सी आई में क्या होता है कि जो ये वाला टर्म हमारा दिया गया है ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन की, यानी कि जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं वो एजम्पशन बेस पर ना हो, वो रियल टाइम बेसिस के रिसर्च के बेसिस पर हो। जैसे कि आप यहाँ देखोगे चीज़ें हमारी कितनी एथिकल हैं, इजी टू लर्न होनी चाहिए, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल को जो डिज़ाइन किया गया कि कहाँ पर लॉक बटन देना है, कहाँ पर आपको अनलॉक बटन का रखना है, या कहाँ पर कॉलिंग का बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बटन होगा, तो सब चीज़ें एक यूज़र फ्रेंडली तरह से डिज़ाइन की गई हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक यूज़र को बहुत ज़्यादा हसल करना पड़ रहा है सिंगल हैंडेड अगर ऑपरेट करना हो रहा है। ठीक है, इंट्यूटिव होना चाहिए और एरर फ्री। यानी कि आपका जो डिज़ाइन है वो इंट्यूटिव उसको क्यों बोलते हैं हम लोग, ताकि आपको ये रहे कि भाई हाँ ये चीज़ के बाद में ये पार्ट यहाँ पर होगा इसका, मतलब इंट्यूशन एक काइंड ऑफ जो चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से ये चार पांच फैक्टर्स के ऊपर आपका ये बेस्ड है। या जैसे कि हम लोग एक और ग्राफिक्स के थ्रू समझें कि भी आपका इंटरफेस डिज़ाइन, कंटेंट की स्ट्रेटजी, यूज़र इंटरफेस, टाइपोग्राफी, यूजेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, विजुअल डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई डिज़ाइन बिल्ड कर रहे हो। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम जब अपना कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो साइन इन साइन अप का प्रोसेस चेंज करेंगे, उसके अंदर कुछ नया तरीका लेके आएंगे। आप अगर नोटिस करोगे जितने भी आप सेल फोन में एप्लीकेशन चलाते हो, मोस्टली 90% सबका सिमिलर ही होता है। अब उसको अगर आप बदलने जाओगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि एक प्रैक्टिस ऐसी बन चुकी है ना हमारी कि हमें वो चीज़ वहीं पर उसी तरह से पसंद है कि भाई किस तरह से उसको अरेंज करना है स्क्रीन के ऊपर। अब उसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि डेस्कटॉप मोड में क्या होता है भी हमारा रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। हाँ, डेस्कटॉप मोड में हमारा साइन इन साइन अप जो रहता है वो राइट हैंड साइड पर होता है। अब आप कहें कि नहीं यहाँ नहीं, हम अपनी वेबसाइट जो बनाएंगे उसको लेफ्ट में लगाएंगे, तो लेफ्ट में कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा, या जितने लोगों ने आज तक लगाया उन्हें कभी वहाँ से सही से क्लिक्स ही रिसीव नहीं हुए उस केस में। तो ये रिसर्च कैसे निकलती है या क्या इनका तरीका होता है, तो एक होता है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है, सो इसको ना इंटीग्रेट कर दिया जाता है इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। अब ये क्या काम करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर अगर ये देख रहे हैं तो यहाँ पर हीट मैप जनरेट हो रखा है एक, ये थर्मल जो इमेजिंग हमें एक डिज़ाइन का दिखाई दे रहा है वो ये क्या बता रहा है हमें कि यूज़र कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। जहाँ पर कम क्लिक्स हो रहे हैं वहाँ पर ग्रीन है, जहाँ पर क्लिक्स ज़्यादा हो रहे हैं वो ऑरेंज या रेड कलर की तरफ हमें डिज़ाइन इंडिकेट कर रहा है इसके अंदर। कौन कौन कंपनियां हैं जो इनको बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में यूज़र टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रही हैं। तो एक तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी, जो क्या क्या काम करता है, हीट मैप जनरेट करता है। इवन यूज़र अगर प्रोजेक्ट पर आया तो उसका पूरा सेशन भी रिकॉर्ड करेगा, माउस कहाँ कहाँ लेके गया वो, कहाँ से वो वापस चला गया छोड़ के। ठीक है, आपको यूज़र के इंसाइट्स मिलेंगे भी कितने लोग कहाँ तक मेरे पेज में स्क्रॉल करके गए, कहाँ से लोगों ने लेफ्ट आउट कर दिया हमारे पेज को। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स भी आपका सेम यही काम करता है, और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी गूगल एनालिटिक्स के साथ भी बहुत अच्छे से सिंक होकर वर्क कर जाता है। इसी तरह से एक और आपका होता है हॉटजार, इसका भी सिमिलर ही काम है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे हॉटजार के हीट मैप्स में तो दोनों ये अच्छे खासे कॉम्पिटिटर हैं। तो आप यहाँ देखें, इसको एक बार ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर आपको हीट मैप्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका काम क्या है, इसका भी काम सेम ही है कि एक यूज़र के सेशन को ट्रैक करो कि भाई कितने क्लिक्स हमारे इस बटन के ऊपर आए हैं। क्या मुझे इस बटन को एक्सपेरिमेंट के लिए जगह बदल के देखना चाहिए कि कहाँ रख के देखा जाए कि जिससे बढ़िया क्लिक्स मुझे रिसीव हो रहे हैं। सो जो ये रिसर्चेज निकल के आए कि कहाँ पर ये साइन इन साइन अप होगा या गेटिंग स्टार्टेड होगा, ये सब एक रिसर्च का आप नतीजा देख रहे हो। ये ऐसे नहीं कि किसी का मन किया फिर दुनिया में सबने देखा राइट में ही होता है तो राइट में ही लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर प्रॉपर सर्वे हुए, प्रैक्टिकल रिसर्च हुई है, और ये टूल्स भी आते हैं।
इस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए थोड़े आपको एक चार्ज इसका पे करना पड़ेगा, और आप इसको अपने ऐप के अंदर या फिर अपने वेबसाइट वगैरह में इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका मेन काम यही है कि एक एंड यूज़र का हमें पता चले कि वो हमारी वेबसाइट में जब एंटर होता है उसके बाद क्या क्या डिसीजंस वो ले रहा है या कहाँ से वो छोड़ के जा रहा है हमें। तो अगर वो उस पॉइंट से चला गया तो क्यों गया, यानी कि वहाँ पर उसको कोई आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग क्लिक नहीं मिला, जिसकी वजह से वहाँ से वो चला जाता है। तो एक और चीज़ देखिए यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग, डिफाइन, देन डिज़ाइन, देन इवेल्युएट। यानी कि फिर से बात वही आ गई, आप चीज़ों को पहले समझो, फिर उनको डिफाइन करो कौन सी चीज़ कहाँ लगाना है, फिर डिज़ाइन करिए, फिर अपने डिज़ाइन को इवेल्युएट कीजिए कि भाई सब कुछ सही है या नहीं है, या मेरे पेज पर रिस्पॉन्स कम क्यों आ रहा है, जानने की कोशिश की, जिसके लिए मैं आपको टूल बता दिया। तो इसमें आपको HCI के अंदर ये वाला पार्ट मिलता है, ठीक है। सो ये क्या है आपका ह्यूमन सेंटर्ड इंटरफेसेस या फिर ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, बात एक ही है। बात करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भाई जैसे कि हमारा यहाँ पर पॉइंट हमने देखा कि क्या है कि भाई आप डिज़ाइन करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या क्या वो पॉइंटर्स हैं जिनको आपने ध्यान में लेके चलना है। तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस रेफर्स टू क्रिएटिव स्ट्रेटजी डिज़ाइनर्स यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसके ब्रेकडाउन जो है वो 6 स्टेजेस में है। जैसे कि आपको पहले एम्पैथाइज यानी कि गेटिंग टू नो यूजर्स थ्रू इंटेंसिव रिसर्च, कि आप पहले एंड यूज़र के लिए हेल लॉट ऑफ रिसर्च करो कि चलाएगा कौन, यूज़ कौन करने वाला है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को। फिर क्या है उनको डिफाइन करो प्रॉब्लम्स को, कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी उस चीज़ में काम कर रही है तो उनके ऊपर पहले रिसर्च कर लो, सो दैट जब आप वही सेम डोमेन में एंटर करो तो आपको फेलियर्स ना झेलने पड़े उस चीज़ के अंदर। सो डिफाइन यानी कि फाइंडिंग आउट वेयर यूजर्स प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट एंड हाईलाइट अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, आपके पास नहीं होगा किसी दूसरे के पास होगा। भाई याहू के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, गूगल ने उन सबको आइडेंटिफाई किया और अपने याहू के बाद जो गूगल आया उसने उन सब चीज़ों को अपने प्रॉब्लम को हटाया और एक बढ़िया बेहतरीन यूज़र को एक्सपीरियंस दिया। जबकि देखा जाए तो याहू दुनिया का पहला सर्च इंजन, गूगल सेकंड आपका सर्च इंजन बना, लेकिन उससे ज़्यादा कामयाब होने के पीछे रीज़न क्या था कि पहले वाले ने अपनी गलतियों को नज़रअंदाज किया कि भाई हम अकेले हैं, दूसरे वाले ने उस चीज़ को पकड़ के फिक्स कर दिया। तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा रिफाइन होगा आप उसकी तरफ जाना पसंद करोगे ना। फिर क्या है आइडिएशन, यानी कि अब टीम क्या करेगी जब सारी चीज़ें हमने कर ली हैं दोनों, तो उसके बाद हम लोग आइडिएशन पर काम करेंगे, यानी कि हम आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि भाई क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडेंटिफाइंग अ रेंज ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। मान लो हम 10 लोग हैं, हम लोगों ने 10 सिनेरियो निकाले ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसमें से फिर शॉर्ट लिस्टिंग करो कौन से ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आपके। फिर क्या आता है प्रोटोटाइपिंग, building a prototype to check if the solution is on the right track. So prototype यानी कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं, एक डिज़ाइन को होता है सामने स्क्रीन पर कार्ड्स को प्लेस करके देखना, एक होता है उन कार्ड्स को रियल टाइम में प्ले करके देखना कि भाई क्या इसके बाद ये स्क्रीन सही है या नहीं, या मुझे इसके बीच में कोई और स्क्रीन डालना है, या फिर स्क्रीन ज़्यादा है उसको कम करने की भी ज़रूरत है, कि जो दो फीचर हम लोग थर्ड स्क्रीन पर दिखाना उसको सेकंड पे या फिर फर्स्ट में ही हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे एक बहुत बढ़िया रिसर्च है, एक यूज़र को आप बहुत बड़ा फॉर्म दे दो भरने के लिए, वो नहीं भरता उसका, ठीक है। एक यूज़र को वही फॉर्म ब्रेक डाउन करके दे दो 6 स्टेप के अंदर, जैसे कि आप जब चेकआउट करके निकलते हो फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पर कितना सिंपल सा सिस्टम है उनका, आपने ऐड टू कार्ट किया, कार्ट में जाते हैं आप, ऑर्डर प्लेस करने के लिए निकलते हैं, तो वो पहले आपको दिखाता है कि आपका एड्रेस चेक कर लो, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप पे क्या था पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन, भाई किस तरह का आपने पेमेंट मेथड लगाना है, वहाँ पर वो आप चूज़ करो, फिर उसके बाद में आप OTP ऑथेंटिकेट कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। अब इसको 3 पार्ट में करने का पर्पस क्या है, कि यानी कि जिस पार्ट पर मैं जिस चीज़ के ऊपर यूज़र का अटेंशन चाह रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दें। अब आप एक ही स्क्रीन में यूज़र का एड्रेस भी भर डालो, उसी में उससे उसका आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी पूछ लो, तो बंदा कई बार गलतियाँ कर सकता है। जब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन सामने होगी तो एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंट तरीके से समझो कि भाई हम लोग साइन इन साइन अप कराते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने खोल के रखा हुआ है आपके लिए फॉर्म है,
जैसे ये मेरा एक फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूपीपीसीएल, जहाँ पर हम लोग एक बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे इतनी चीज़ें भरनी पड़ रही हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन जो ये इतनी चीज़ें हमने फिल की, ये ऐसा नहीं कि एक बार में। आपने ऊपर क्या नोटिस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ स्टेज पर आके सब मुझे कंपाइल होकर एक जगह दिखाई दे रहा है डेटा। ना कि ये कि मैंने एक ही बार में एक बंदे से सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है। समझ में आया पॉइंट? क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म अगर आप किसी को दोगे तो बंदा छोड़ देता है उस चीज़ को, जब तक उसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आप मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन अगर उससे मांगोगे तो वो शायद फिल करने के लिए रेडी हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप फ्लिपकार्ट पर लॉगिन करने आते हो, तो फ्लिपकार्ट ये कहता है कि अगर एग्जिस्टिंग है तो वेल एंड गुड, नहीं तो साइन अप का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपसे क्या मांग रहे हैं, बस वो एक फ़ोन नंबर ही तो मांग रहे हैं, है ना। और आप वहाँ से एक OTP ऑथेंटिकेट करके फ्लिपकार्ट के यूज़र बन गए। अब देखो कितना क्लेवर है। वो ये कहता है कि जब तुम ऑर्डर प्लेस करोगे तो एड्रेस डालोगे, तो तब बात करेंगे। अभी पहले से तुम्हारा पता लेके मैं क्या करूँ, पता चला तुम्हें ऑर्डर प्लेस करना ही ना हो। इससे यूज़र को फ़ायदा क्या मिला कि उसको लगा भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने से मैं बच गया, है ना। अब मैं ये बोलूँ कि आप फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाओ, सामान लो, या मतलब कि पूरा डेटा भरो, तो एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है ना। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो ईमेल या फ़ोन नंबर दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हो, लेकिन साइन अप पे ये फ़ोन नंबर ही मांगेंगे आपसे, ठीक है। लॉगिन जब आप करने जाओगे तो आपका ईमेल या फ़ोन नंबर दोनों के बेसिस पर आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि एक अकाउंट एक ईमेल दो जगह एसोसिएटेड हो सकता है, बट नंबर नहीं हो सकता। नंबर यूनिक ही चलेगा। तो अगर आपका मान लो कि नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप साइन अप पे जाते हो, तो ये आपको तुरंत ट्रेस करेगा और बताएगा ठीक है। वेरिफिकेशन कोड आपका इसने यहाँ पर सेंड किया, और अगर हम लोग वो कोड यहाँ पर पास कर देंगे तो हमारा इसमें हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका नहीं हुआ लॉगिन के अंदर, लॉगिन अगर आप करने जाते हैं और वो नंबर यहाँ मिसिंग होगा, तो नंबर आपका यहाँ पर एक एरर थ्रो कर देगा नीचे। इधर दिखा देता हूँ, खैर ट्राई करके देख लेना, आपको पता ही है ऑलरेडी ये चीज़ें। सो प्रोटोटाइपिंग का पार्ट क्या है कि आप यूज़र से जो भी चीज़ें करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो इतनी मिनिमलिस्टिक हो और मतलब कि रीजनेबल हो। ऐसा ना हो अननेसेसरी वाली चीज़ हमें दिख रही है उसको, ये स्टेप क्यों हम कर रहे हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोटोटाइप क्यों किया जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी से पहले या डिज़ाइनिंग फेज में जाने से पहले आप अगर कोई 10 स्टेप में चीज़ करें तो देखो क्या मुझे उसको और क्लियर करने की ज़रूरत है या मुझे ऑल्टर करने की ज़रूरत है उसके अंदर। तो कभी एक टाइम पर हुआ करता था कि कम से कम 10 स्टेप में जाके एक ऑर्डर प्लेस होता था। फ्लिपकार्ट ने आज के डेट उसको मिनिमम क्लिक में, यानी कि 4 से 5 क्लिक में ऑर्डर पूरा प्लेस हो जाता है, ठीक है। आप लैंडिंग स्क्रीन पर आते हो, प्रोडक्ट को सर्च करते हो, कार्ट में डालते हो, उसके बाद में एड्रेस का कंफर्मेशन लेगा आपसे जो कि ऑलरेडी सेव होगा, उसका आपका पेमेंट का इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी सेव मिलेगा आपको, और सीधे उसके बाद में OTP आपको ऑथेंटिकेट और ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड। इससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। सबसे पहले जब स्टार्ट हुई थी ये सब चीज़ें, तो पहले क्या था, एवरी टाइम यूज़र जब आता था उसको अपना एड्रेस फिल करना पड़ता था, और ये एक बड़ी ख़राब प्रैक्टिस है। क्योंकि यानी कि एक बंदा जो सामान लेने आ रहा है उसको हर बार एड्रेस फिल करने में, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में 10-15 मिनट, क्योंकि हर एक की स्पीड बहुत अच्छी नहीं होती ना, तो टाइम लग रहा है। तो उन्होंने सिस्टम बनाया कि भाई क्यों ना यूज़र से एक ही बार उसका एड्रेस सेव करा लो। भाई हो सकता है कि भाई ऑफिस का एड्रेस उसको अलग रखना हो, तो देखते हो ऑप्शन आता है होम, ऑफिस, अदर। अब ऑफिस और उसको उन्होंने क्यों कैटर किया अलग अलग, कि भाई मान लो कि बंदे ने ऑफिस का टाइम डाला हुआ है, मतलब ऑफिस का एड्रेस डाला हुआ है, तो वो 7-8 बजे के बाद तो होगा नहीं वहाँ पर, तो ऑर्डर वहाँ प्लेस करना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे पर शेड्यूल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और घर का होगा तो जब तक वो लोग लास्ट डिलीवरी करते हैं तब तक वो आपको घर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्लियरिटी ना, जैसे ऑफिस का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 10 से 5 एग्जाम्पल के तौर पर, उस तरह से। तो प्रोटोटाइपिंग हम भी सीखेंगे और बहुत ज़रूरी है। बिना प्रोटोटाइप के आप कोई भी चीज़ को रियलिस्टिक तरीके से चेक नहीं कर पाओगे। फिर क्या आता है टेस्ट।
seeking feedback from users and finding out whether the solution meets user needs or not. तो टेस्टिंग हमारी टीम भी कर सकती है, टेस्टिंग आप किसी डिफरेंट टीम से भी करा सकते हैं, या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना लिंक पब्लिश कर दीजिए ताकि आपको लोगों के फीडबैक मिले उसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाइए और आप फ्री में यूज़र से ये बस अपना लोगों को मत लगाओ कि इस किस चीज़ के लिए आप बना रहे हो, बाकी सारी चीज़ें आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग करा सकते हो उसके अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं एकदम टीजर फॉर्म में चीज़ों को लॉन्च करते हैं, भाई हमारा एक नया ऐप आ गया, अब पहले मार्केट में रिव्यू है तो वो सस्पेंस खत्म हो जाता है ना फिर। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट, ensuring that the solution is implemented as desired। ठीक है, सो जो चीज़ आपको लगती है भाई आपके फीडबैक जो है आपको लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए नहीं, अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये कहते हैं भाई नहीं इसके अंदर आपको करेक्शन की ज़रूरत है तो कीजिए उसके अंदर। अगर 2-3 लोग कह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि सेटिस्फेक्शन रेशियो देखा जाता है ना, कितने लोग सेटिस्फाई हैं कितने लोग डिससेटिस्फाई हैं आपसे। सो प्रोसेस को अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, देन एक्सप्लोर, देन मटेरियलाइज। सो इसके अंदर जैसे एम्पैथाइज यानी कि कंडक्ट रिसर्च टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर यूजर, फिर डिफाइन करेंगे कंबाइन ऑल योर रिसर्च एंड ऑब्जर्व वेयर योर यूजर्स प्रॉब्लम एग्जिस्ट, देन आइडिएशन, जनरेट अ रेंज ऑफ क्रेजी क्रिएटिव आइडियाज, नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप, बिल्ड रियल tactical representation for a range of your ideas, then a testing, return to your users for feedback, and last is implement, put the vision into effect। so ये है आपका डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस का एक इन्फोग्राफिक कि किस तरह से चीज़ों को आपने सीक्वेंस में लगाना है। सो समरी ऑफ दिस सेशन यानी कि जो हम लोग पिछले 3-4 क्लास से देख रहे हैं, सो यूएक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाउ पीपल फील while interaction with the system, with what they feel cumulatively describes the overall user experience। UX design is the process of developing product and services that are useful, easy to use and friendly to interact with overall। It is all about enhancing user experience while communicating with the product and ensuring that they find value in the product being offered। The term user experience was coined by Dr. Donald Norman, a cognitive science researcher। He was also the first one to describe the importance of user-centric design, the notation that design decisions should be based on the needs and wants of users। Next, user interface means UI can be best described as a series of screens, pages, clickable buttons and icons that enables user to interact with the device, while UX is overall feel users get when they use a company's product or services। Today, a lot of importance is given to user-centered designs such that justifying the importance of developing and increasing the user experience seems almost redundant। Simply put, UX design is crucial because it deals with user needs। When UX designers lose sight of intending audience or goals or fail to validate that they have met those goals with that audience, they tend to get bad design। so जितने लोगों ने भी इस चीज़ को बाईपास किया कि UX को छोड़ दे सीधे डिज़ाइन पर काम करते हैं, अल्टीमेटली उनके ऐप के फेलियर सबसे ज़्यादा बड़े हैं। देखो दो तरीके होते हैं कि मान लो एग्जांपल के तौर पर कि एक एप्लीकेशन है जो किसी डिफरेंट कंट्री में बहुत बढ़िया काम कर रहा है और आप यूएक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हो, सो आप वहाँ का सक्सेसफुल ऐप उठाओ और उस मॉडल के ऊपर आप चीज़ें बना लो। जैसे यहाँ पर आपको याद होगा जब टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक का जो फीचर था वो किसी और के पास नहीं था, तो जब बैन हुआ तो सबने बना के रखा था, बैन होते सबने लॉन्च कर दिया। जैसे कि किसी ने उसका नाम रील रख दिया, किसी ने उसका नाम स्टोरी रख दिया, किसी ने उसका नाम शॉर्ट्स रख दिया, यही तो हुआ। फिर एक इंडियन कंपनी आई जिसने जोश के नाम से लॉन्च किया, पूरा टिकटॉक ही कॉपी कर दिया उसके अंदर, है ना। अब उसका फेल होने के चांसेस कम क्यों हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र इंटरफेस बिल्कुल सेम था, बस लोगो डिफरेंट, बाकी सारा कुछ वही। तो ये डिफरेंस है, यानी कि अगर आप नहीं कर सकते तो एक कोई सक्सेसफुल चीज़ उठाओ जो सेम मॉडल में काम कर रही है आपके लिए, तो आपको वहाँ से अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। नहीं तो बिल्कुल यूनिक बनाना है तो फिर आप पूरी एक टीम होनी चाहिए आपके पास जो बेसिकली आपको हेल्प आउट करे उस गोल्स को अचीव करने के लिए।
ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि यूआई सबसे बाद में आएगा, रिसर्च फेज सबसे पहले रहेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर हमारा एक ऐलान, एक इवेंट होता है जिसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें उन्होंने हबल टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट पे काम किया था, और वो स्टूडेंट हमारे सबसे बढ़िया प्लेसमेंट में कह सकते हो कि कंसिडर हुए। उसी पूरी टीम ने मिलके अर्बन कंपनी को रिवैम्प किया कि भाई अर्बन कंपनी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। पहले पूरी रिसर्च 3 से 4 महीने के बाद मिलके वो प्रोजेक्ट बन के फाइनल रेडी हुआ। ठीक है। तो आप लोग इंडिविजुअली भी अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो, और आप एक टीम वर्क में भी बना सकते हो जिसमें आप सभी लोग अपने अपने रोल डिफाइन करके भी किसका क्या रोल होगा उस तरीके से। उससे क्या होगा, आपको सीखने के लिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से मिलेगा कि भाई जब आप किसी कंपनी में जाओगे सारा काम अकेले बंदे को नहीं करना होता है, रोल डिवाइडेड होंगे हर किसी के। क्योंकि तुम्हारे अंडर में रिसर्च का काम है, रिसर्च के बाद आपने उसका एक पेपर प्रोटोटाइप बना के यूआई डिज़ाइनर को हैंड ओवर करना है, फॉर एग्जांपल उस तरह की चीज़ें। Next, a UX designer goes through the following 6 phases during the product development: phasing, empathize, define, ideate, prototype, test, and implement. The end goal of every design thinking project is to design a desirable, feasible, and viable solution. When designers create a prototype or the finished product, it fulfills the desirability, feasibility, and viability test. So ये है आपके UX का फर्स्ट फेज। इसी में हम सेकंड फेज पर आते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं UX डिज़ाइन के, जिनको आपने फॉलो करना है। सो यहाँ पर हम समझेंगे इम्प्लीमेंटिंग पीटर मॉर्विले UX हनीकॉम makes it easy to comprehend the UX design principle. So Peter Morville कौन है? Is an information architect and designers working in this field since 1994 had started with the three circle approach to describe UX design. Came up with a better approach in the form of UX honeycomb in 2024. ठीक है, सॉरी 2014। सो यहाँ पर तीन क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यूज़र, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर। सो इसको हम लोग ज़रा हनीकॉम स्टाइल में समझते हैं। द यूएक्स हनीकॉम रिवील्स वेरियस फीचर्स ऑफ यूएक्स डिज़ाइन, शोज द 7 एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ गुड यूएक्स डिज़ाइन। सो अगर आपके डिज़ाइन के अंदर ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं तो आपका डिज़ाइन एक गुड यूएक्स डिज़ाइन के अंदर में कंसिडर होता है। एक मिनट दीजिएगा आकाश। टेक्स्ट को पीछे। तो चलिए, सबसे पहला पार्ट क्या था? यूजफुल। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ यूजफुल यूएक्स डिज़ाइन। यूजफुलनेस डिफर्स फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर, सबके लिए अलग अलग उसका मतलब होगा। सो अ सर्विस और प्रोडक्ट कैन बी यूजफुल इवन इफ इट हैज़ नो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स or does not help in achieving a meaningful goal. If the number of potential user finding the product useful is significant, it is enough to make the product or service profitable. So यूजेबल का हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक आईपॉड की आप पूरी जर्नी देखिए कि वो इस तरह का होता था, फिर एक छोटे स्मॉल डिस्प्ले के साथ देखा हम लोगों ने, फिर और थोड़ा सा उसको हमने लार्ज डिस्प्ले देखा, फिर कम्प्लीटली उसको टच इंटरफेस पर लोग लेके आ गए। ठीक है, सारे ही डिज़ाइन जो है वो यूजेबल है। भाई किसी को हो सकता है कि इतने बड़े की नीड ना हो, इससे छोटे से मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या फुलफिल हो रहा है? लिसनिंग एक्सपीरियंस। सो द टर्म यूजेबल इज बियॉन्ड बीइंग ओनली यूजफुल। इट assesses whether a service or product allows its user to use it in a simple or an effective way without instruction to operate. So for instance, the
iPod was the most usable device. The usability factor of UX design sets it apart from other MP3 player. एक तो कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब जैसे इसमें और यहाँ पर यूजेबिलिटी में हमारे लिए क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्ले पॉज मिडिल में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हम फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ से कर सकते हैं और नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं ऊपर नीचे से, ठीक है। बट प्रॉब्लम जो एक घूम फिर के आता है वो ये है कि भाई यूज़र जंप नहीं कर सकता ट्रैक में, है ना। बहुत ज़्यादा अगर मुझे जंप करना, भाई मेरे को एक एक करके ही जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो आप आगे जाओगे, प्रीवियस जाओगे। बट जो डिस्प्ले वाला है उसमें आपके पास देख रहे हैं कुछ कंट्रोल आएगा एडिशनल, जैसे कि मेन्यू, है ना। आप इस डायल पैड से इसको बेसिकली व्हील की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे आप एक साथ जंप करके, जैसे मेरे पास 100+ सॉन्ग्स अवेलेबल है आईपॉड के अंदर, तो आप लिस्ट में से चूज़ कर सकते थे कौन सा, यहाँ नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि तो पूरा मैकेनिकल हो गया ना। यहाँ पर ये इंफॉर्मेटिव हुआ, ठीक है, कि भाई आपके पास चॉइस है कि नंबर ऑफ ट्रैक्स में से कौन सा प्ले करना है। और यहाँ पर पूरा टच बेस हो गया, यहाँ पर मुझे कुछ स्क्रॉल करने की नहीं, सीधे स्वाइप करा, जिस पे टैप किया सीधे प्ले हो गया, लाइक अ मोबाइल फ़ोन, है ना। तो सभी का अपना अपना एडवांटेज है, यूजेबिलिटी समझ में आ रही है सभी के अंदर, काम सभी वही कर रहे हैं, एंड गोल क्या है, एक लिसनिंग एक्सपीरियंस लेना। बट इसमें आपको 1 बाय 1 जाना पड़ेगा, अगर आपको 100 नंबर का ट्रैक प्ले करना है, इसमें आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लास्ट वाले में सबसे कम मेहनत है, ठीक है। लिस्ट के अंदर सीधे टैप करेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पर टच नहीं थे, ये डिस्प्ले ज़रूर अवेलेबल है बट टच नहीं है, टच वाला ये आया लास्ट आपके पास। सो factors deciding usability: simple and effortless for making it easy for users to get familiar with and use the product or service at first glance। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं इस पैड की, अगर तो इसमें क्या है, हमें बहुत इजीली क्लियरली पता चला है भाई ये नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए, प्ले पॉज करने के लिए इसके अंदर इजी है हमारे लिए। सेम वही काम यहाँ पर भी हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट, for allowing user to accomplish their goals easily, easy to remember, for enabling user to recall the interface and use it without any basic help upon frequent access, ठीक है ना। सभी के अंदर सेम ही काम चल रहा है अपना, तो यूज़र बहुत इजीली किसी भी वर्जन को ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है एरर फ्री, फॉर प्रिवेंटिंग एनी कन्फ्यूजन अमंगस्ट यूज़र। तो ये होते हैं आपके फैक्टर्स जो यूजेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने सेल फोन में देखोगे यूजेबिलिटी के एग्जांपल के तौर पर, जैसे कॉलिंग का जो फीचर आपका दिया जाता है एंड्रॉयड या iOS, फर्स्ट क्या है, कॉलिंग का ही आता है ना सिंबल। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो लॉक है, ड्रैगेबल होता है ना, कहीं भी रख सकते हैं, बट हम में से कोई उसको चेंज नहीं करता, बाकी के उसके आगे की चीज़ों को बदल देते हैं हम लोग, है ना। बट कॉलिंग तो अपनी जगह पर सेट है कि भाई मुझे इस स्क्रीन पर जैसे फ़ोन अनलॉक हो, मुझे कॉलिंग का बटन या मैसेजिंग का बटन जो सेकंड होता है वो हमें वहीं पर ही पसंद होता है। अब सोचो कि मैन्युफैक्चरर्स ने उसकी लोकेशन बदल दी ओएस के अंदर, है ना, और आप फर्स्ट यूज़र हो जो उसके अंदर लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो डिवाइस के अंदर, और आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है ना। तो आपको यार ये अजीब फ़ोन है, इसके अंदर ना ये फीचर यहाँ से डाल के यहाँ डाल दिया गया, या मैं ये कहता हूँ कि आपने फीचर चेंज कर लिया। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जाती हैं, आपको पर्टिकुलर ऐप को ढूंढने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है ना। कहाँ गया लिस्ट में ऊपर नीचे करते रहते हैं ना। अब सोचो कि आप मेन स्क्रीन से अपना कॉन्टैक्ट का बटन हटा दो, डिलीट कर दो, डिलीट का ऑप्शन होता है, लेकिन वो आपका जहाँ ऑल एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर रहता है कॉल का फीचर आपके पास। अब सोचिए कि आपके साथ एक ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर आपको कॉल करना हो, बट ऑप्शन सामने ना होने की वजह से आप क्या करो, उसको ढूंढ रहे हो, है ना। जब इंसान नर्वस होता है ना तो चीज़ें आपको सामने भी नहीं दिखती, वो गायब हो जाती है उस टाइम पर। जैसे होता है ना, कहावत है, जैसे आपको कोई फ्रेंड है, वो बाइक चला रहा है, उसके ब्रेक फेल हो गए, ठीक है, जिसके ब्रेक फेल है वो तो बेचारे का दिमाग भी फेल हो जाता है, वो काम ही नहीं कर रहा था। कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशन में, ऐसी टफ सिचुएशन बड़े नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर जाते हैं, अब क्या होगा। तो जब नॉर्मल होगा बंदा, वो कहेगा अरे यार
गाड़ी को डाउन गियर में लाके बंद कर देता, ब्रेक नहीं काम कर रहे हैं तो, है ना, यही तो करोगे। लेकिन जिस पर बीतती है उसे नहीं समझ में आता। ठीक है, ये रियलिटी है। क्योंकि जो फेस करता है सिचुएशन को, वो दो तरह के लोग होते हैं। या तो जो बहुत ही काम है कि भाई ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, हैंडल किया जा सकता है। कुछ लोगों से पैनिक कर जाते हैं और उस चक्कर में आधे से ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। सो यही है यूजेबिलिटी के अंदर भी, कि आप एक एंड यूज़र को वो एक्सपीरियंस दो जहाँ पर उसको देखने की आदत है, ना कि उसको बदल दो हर जगह पर ले जाके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि तीनों के अंदर सेम ही चीज़ काम कर रही है। डायल पैड बिल्कुल सेम है, बंदा अगर डिस्प्ले वाले पर स्विच हुआ उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं बदला। ठीक है, तो कीपैड से हमें निकल के टच पैड फ़ोन चलाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। दिक्कत वहाँ आती है कि उसके अंदर तो 10 तरह की सेटिंग्स आप खोल लेते हो, जो कि नॉर्मल ये कीपैड फ़ोन के अंदर इतनी सेटिंग्स नहीं होती हैं। वहाँ पर तो क्या होता है कि भाई सीधे या तो आप फ़ोन लिस्ट पे जाओगे, या फिर आप डायल पैड से सीधे नंबर डाल के आप करके कॉल कर दोगे उसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि कीपैड बेस्ड फ़ोन के अंदर यूज़र के एक्सपीरियंस को नहीं बढ़ाया गया था, बढ़ाया वहाँ भी गया। जैसे एक आता था स्पीड डायल, ठीक है, नाम सुना स्पीड डायल? नहीं पता। तो स्पीड डायल वैसे स्मार्टफोन में भी होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है, वो तभी यूज़ नहीं कर रहे होते जनरली। स्पीड डायल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आपके फ़ोन में 1 से लेके 90 तक नंबर होते हैं डायल पैड पर। हाँ 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 सर, आप याद जब कोड लॉन्ग लगाने का ये सब। जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं 1 को, तो आप उस पर अपने फैमिली का किसी का इमरजेंसी नंबर स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, कि भाई मेरे को स्पीड में एकदम से फटाफट डायल करना, मुझे ढूंढना ना पड़े या मुझे टाइप ना करना पड़े, इमीडिएट बेसिस पर आ जाए। नहीं तो आप क्या करोगे, अपनी फ़ोन लिस्ट ढूंढ रहे होगे कि रिसेंट में कहीं पड़ा होगा, है ना, गलती से दिन में 20 कॉल आ गई, तो ढूंढ रहे हो आप उसके अंदर। तो सीधे मुझे पता 1 2 3 4, मैंने फैमिली को अपने नंबर लगा के सेट करके रखा, 1 प्रेस किया, सीधे नंबर डायल हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग प्रेस इसको बोलते हैं स्पीड डायल, यानी कि 1 को होल्ड रखिए 2 3 सेकेंड, कॉल मेक। बात करते हैं फाइंडेबल। ठीक है, इस कॉम्बो में हमने देखा है यहाँ पर नेक्स्ट फाइंडेबल ऑप्शन। तो फाइंडेबल की बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडेबल यूएक्स डिजाइन। टर्म फाइंडेबल मीन्स it is straightforward to find a service or product or its information. In absence of findability, users shall stop using that product or service. अब मान लो कि हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लें या अमेजोन का एग्जांपल लें या फिर आपके सेल फोन के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट का एग्जांपल लें। उसके अंदर पूरी लिस्ट बन जाती है बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स की, है ना। और सोचो पर सर्च करने का ऑप्शन ना हो, तो आप एक एक करके अल्फ़ाबेटिकली ढूंढ रहे होगे बैठ के, भले से स्क्रॉलिंग है सारी चीज़ें, बट नंबर जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इरिटेटिंग लगेगा ढूंढना। बट आप क्या करते हैं, जैसे मुझे पता है कि मेरे को मान लो अंशुमन को कॉल करना है, मैंने लिखा AN, तो AN से जितने भी होंगे सारे वहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसको और रिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सा, एक आध लेटर और टाइप करके, आसान हो गया ना ढूंढना। बट अगर फाइंडेबिलिटी ना हो तो दिक्कत होगी ना, टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा उसके अंदर। ऐसे फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट पर एक विजिटर आता है जिसको कोई प्रोडक्ट लेना है, लेकिन वो प्रोडक्ट लैंडिंग पेज पर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर अगर ये फाइंडेबिलिटी ना हो तो दिक्कत होगी ना। भाई इनके पास आज की डेट में ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बट अगर सर्च गायब कर दिया जाए तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ कि काफ़ी जगह पर आपने देखा होगा कि सर्च के फील्ड होते हैं, काफ़ी जगह पर सर्च के सिर्फ आइकन होते हैं। जैसे इस साइड पर आते हैं, क्या दिखाई देता है यहाँ पर, सर्च का आइकन है। ठीक है, सर्च फील्ड नहीं है। या चलो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ANI न्यूज़। क्या दिखाई दे रहा है, सर्च आइकन। ये इस तरह से क्यों नहीं बना रहे, या जैसे अगर हम लोग बात करें अमेजोन की, इस तरह से फील्ड क्यों नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि देखो अगर ANI की बात करें तो ANI जो है एक न्यूज़ की एजेंसी है जिसका काम है न्यूज़ कैप्चर करके उसको सेल करना या अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करना। अब हमें ये पता है कि न्यूज़ लाइक अ सोशल मीडिया, हर सेकंड कुछ घट रहा है ना, कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है हर सेकंड। ठीक है,
वो अच्छे वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, किसी वे में हो सकता है ना। आप जब भी सोशल मीडिया चलाते हो, आप अपनी, या एग्जांपल है, समझो आप अपनी कोई पोस्ट डालते हो, ठीक है, आप 15 मिनट के बाद देखना आपकी पोस्ट बहुत नीचे पहुंच चुकी होगी, तब तक न जाने कितने लोग और पोस्ट कर चुके होते हैं डेटा। फीड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर डायरेक्ट पोस्ट पे तो आपको अपनी पोस्ट ही दिखाई देगी, बट हम बात करें फीड की, जो मेन टाइमलाइन होती है, तो आप बहुत नीचे पहुंच चुके होंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के केस में ये कहा जाता है कि आपकी जो पोस्ट होती है उसकी लाइफ से 5 मिनट की होती है। उसी तरह से जो न्यूज़ होती है, मान लो कितना ही बड़ा इंसिडेंट कोई हो गया, ठीक है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आप देखना जितने भी न्यूज़ चैनल होंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, और सब चालू हो जाएंगे, है ना। जो सबसे पहले न्यूज़ को क्रैक करेगा प्लेटफॉर्म, वो ले जाता है टीआरपी उस चीज़ के ऊपर। जो सुन के अरे भाई, तो जितने न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जितने कॉम्पिटिटर्स होते हैं सबके चैनल लगा के रखते हैं कि भाई कोई न्यूज़ ऐसा ना हमसे छूट जाए, तो वो देख रहे होते हैं, तो तुरंत उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूज़ की भी सेम लाइफ 5 मिनट की ही होती है। तो कोई पुरानी न्यूज़ क्यों पढ़ेगा जब तक उसको नीड ना हो। तो इसी वजह से जहाँ पर नीड कम होती है वहाँ पर सर्च फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया जाता है कि ज़रूरत पड़े तो ढूंढ लो, बट मेरा पर्पस तुम्हारे को पुरानी न्यूज़ पढ़ाने का नहीं है। इसी तरह से अरीना की वेबसाइट पर अगर आप आओगे, सर्च यहाँ अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन जब आप नेविगेशन को ओपन करते हैं तो चीज़ें बड़ी क्लियर है किस चीज़ में जाना चाहते हो, ठीक है। सब बंदा हो सकता है कि भाई अरीना का जब वेबसाइट विजिट करेगा उसका मेन पर्पस होगा कोर्सेज के बारे में जानना, तो काफ़ी क्लियर है ना कि हमने क्लिक किया, यहाँ से हमें सारे कोर्सेज पता चल गए इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अरीना ऑफर करता है, ठीक है। अब हो सकता है कि एक बंदा जो ऑलरेडी विजिट कर चुका है तो वो तो एक एक करके विजिट करना नहीं चाहेगा, वो सीधे यहाँ जाएगा, वो सीधे सर्च में जाके लिख देगा भाई GWDD, इससे रिलेटेड अगर कुछ है तो मुझे दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, GWDD से रिलेटेड एक पेज इन्होंने सर्च किया इसके अंदर। आप जैसे इसको क्लिक करोगे देखो इसी वेबसाइट के अंदर पेज खुल गया है ना, काम किया इसने, हो गया। नहीं तो आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, फिर आप यहाँ जाके वेब एंड ग्राफिक्स में आएंगे, फिर इसके अंदर जाके आप ढूंढेंगे इसके अंदर GWDD। तो सर्चेबिलिटी या फाइंडेबिलिटी का मतलब समझ आ रहा है क्या है, ना होने से क्या दिक्कत है ना। तो इस तरह की वेबसाइट्स का काम फिर भी चल जाएगा, लेकिन ई कॉमर्स तो पूरा का पूरा फेल ही हो जाएगा ना, क्योंकि हर चीज़ बंदा वहाँ के ढूंढ रहा है। जरूरी नहीं कि सब कुछ लैंडिंग पेज पर ही हो जाए, है ना। यहाँ है ठीक है, नहीं है तो यहाँ चले जाएंगे। आते हैं यहाँ पर इम्प्रूविंग फाइंडेबिलिटी, मेथड दैट कैन इम्प्रूव फाइंडेबिलिटी और a complex website, enabling user to save times for viewing later, using cookies to find out already viewed items, using logical and instinctive design architecture, organizing navigational tool and menu effectively. So जो आपका नैबबार होता है ये भी आपका फाइंडेबिलिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है। भाई हमें ये पता है, रिसर्च कहती है कि जितनी वेबसाइट्स बनती है सबसे टॉप में नेविगेशन ही होगा। अब सोचो कि ये नैबबार ही कोई हटा दे, गायब कर दे, उसको नीचे लगा दे, बंदा ढूंढ रहा है कहाँ गया। हमें ये पता है मोबाइल में नीचे होता है और कंप्यूटर में सबसे ऊपर होता है। अब मोबाइल में नीचे क्यों होता है, क्योंकि थंब रूल आ गया, फिर से नीचे कैटेगरी होती है सारी, तो आप वहाँ से उसको बहुत इजीली स्विच कर सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे, एक मिनट दीजिएगा, व्हाट्सएप बैक करेंगे यहाँ पर। तो आप सभी लोग अपना व्हाट्सएप रेगुलर चलाते हो, है ना। तो व्हाट्सएप में टाइप करने का जो होता है सबसे नीचे ही होता है ना, क्यों दिया हुआ है भाई। अगर मैं एक हाथ से डिवाइस को पकड़ के बैठा हूँ तो मैं सीधे टाइपिंग वाले फील्ड पर टैप करूँगा, कीबोर्ड निकल के आ जाएगा। कीबोर्ड ऊपर नीचे क्यों नहीं दिया, नीचे ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि भाई आपके थंब के रेंज में है बहुत अच्छे से, है ना। ये सबसे बड़ा रीज़न। अब सोचो कि आप इसको अगर ऐसे कर दो, ठीक है, तो टाइप करना तो आसान हो जाएगा, लेकिन क्या एक हाथ से चला पाओगे, नहीं चल पाएगा ना। अब आपको ड्यूल हैंडेड इसको चलाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लोग एक ऐसे ऐप की बात करें जिसमें नेविगेशन अवेलेबल हो, वापस अपने व्हाट्सएप पर आएंगे और
यहाँ से हम इसमें शेयर स्क्रीन पर आते हैं, स्टार्ट नाउ। अब एग्जांपल के लिए हम कोई एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, लेट्स से कंट्री डिलाइट फॉर एग्जांपल। आप यहाँ देख रहे हो फुटर में कोई भी कंट्रोल नहीं है। फुटर में यहाँ पर कुछ भी ना देने के पीछे रीजन है कि आपके पास दो कार्ड की चॉइस दी गई है, ठीक है, कि भाई सुपर सेवर या फिर आप नीचे जाओगे गेट फ्री इंस्टेंट डिलीवरी। आपके पास दो चॉइसेस हैं, हम फर्स्ट वाले में जाते हैं फॉर एग्जांपल। अब आप देखो कि आपके सारे क्लिक वाले ट्रिगर वाली चीज़ें कहाँ पर हैं। जैसे सबसे नीचे देखो होम, प्रोडक्ट, वॉलेट, रेफर एंड मोर, नीचे दिखाई दे रहा है। ये देखो जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये इस तरह की चीज़ें जो दी हुई है, या वॉलेट पर आप क्लिक करोगे या जैसे प्रोडक्ट पर आप क्लिक करोगे, सब कहाँ पर है, नीचे है ना। तो मोबाइल यूज़र को कभी भी हम लोग टॉप पर ट्रिगर बहुत रेयर देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ट्रिगर जो होंगे वो आपको नीचे मिलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने प्रोडक्ट को ओपन कर लिया इस तरह से, तो अब आप देख रहे हो इस तरह का एप्लीकेशन कोई बंदा ऐसा तो होगा नहीं कि वो बाइक चला रहा है या कार चला रहा है तब चलाएगा, है ना। यानी कि कंफर्ट जैसा भी हम बैठे हुए अपने इस तरह के उसमें चला रहे होंगे चीज़ों को। तो आप देख रहे हो लेफ्ट में एक साइड बार दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। तो अगेन ये क्या है, थंब के पास है, कहीं और नहीं डाला ना, यहाँ भी थंब रूल है इधर, ठीक है। और दूसरा जब आप डिवाइस को पकड़ते हो तो नीचे आपके पास अपने अलग क्लिक्स है। तो इस तरह से डिज़ाइन है एप्लीकेशन। अब ये क्या है कि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँ तो क्या इस डिवाइस का मोड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। लैंडस्केप रखोगे, पोर्ट्रेट रखोगे, पोर्ट्रेट ही रहेगा, क्योंकि इसका इंटरफेस ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र बेहतर एक्सपीरियंस वर्टिकल मोड में ही ले सकता है, पोर्ट्रेट मोड में ले सकता है। क्योंकि अगर वो लैंडस्केप करेगा प्रोडक्ट तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इमेज और छोटी हो जाएगी, क्योंकि उसके नीचे मुझे प्राइस भी दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें भी दिखानी है, जगह कम रह जाएगी हमारे लिए, है ना। तो हर जगह पर अलग अलग एक्सपीरियंस लगा होगा। जैसे अगर आप वीडियो का देख रहे होते हो तो YouTube आपको वीडियो टॉप में तो चला देता है, लेकिन जैसे आप डिवाइस रोटेट करते हो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फुल स्क्रीन हो जाती हैं चीज़ें, है ना। चलो इसको लोग यहाँ से ओवर कर देते हैं, दोबारा जरूरत पड़ेगी फिर से आएंगे। तो आपका सर्च फीचर हो या फिर आप ऑलरेडी क्या देख चुके, जैसे फ्लिपकार्ट में क्या होता है रिसेंटली यू व्यूड, ठीक है, या आप देखते हो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तो आपको सजेशन दिया जाए। जैसे लेट्स से मैं शेवर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट चूज करते हो, ठीक है, नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, क्या लिखा आता है, सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपने ऐसा देखा, सॉरी, फिलिप्स ट्रिमर, अब वो ट्रिमर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, एग्जांपल हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट का मैकेनिज्म क्या कहता है कि बंदे का अगर हो सकता है इस पर इंटरेस्ट ना हो, प्राइस की वजह से उसका डिसीजन चेंज हो रहा हो, तो यहाँ पर उसको नीचे नई चीज़ों का सजेशन दो सिमिलर प्रोडक्ट का, प्लस साथ में क्या दे रहा है वो, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। तो वो कंफर्म नहीं करे, माइट बी। अब ये क्या एक एक्सपीरियंस तो बढ़ा रहा है हमारा, कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप मॉल में जाते हो और आप गलती से बिग बाजार में जाते हो, ग्रोसरी सेक्शन में जाते हो, वहाँ पर कुछ यूनिक पैकेजिंग रख के बैठे होते हैं, है ना। जैसे आप अगर रिटेल शॉप से सामान लेते हो तो वहाँ पर पैकेजिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, उनके पास पैकेजिंग आपको बिल्कुल देखने के लिए अलग मिलेगी, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है वहाँ पर, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम देखते हैं ना वहाँ पर। तो आप लेने शायद दो चीज़ें जा रहे हैं, लेकिन चार इससे पांच चीज़ें वहाँ से लेके आते हो। नीड सबकी है, लेकिन हो सकता है मुझे इस मंथ नहीं थी, नेक्स्ट मंथ में थी उसकी नीड, बट हम लोग नेक्स्ट मंथ का खर्चा जो आज के मंथ में ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो डील बहुत अच्छी लग रही है। यानी कि बात किस चीज़ से आ गई, चीज़ों की प्लेसमेंट की, फाइंडेबिलिटी की, है ना। वहाँ पर ऐसा तो होता है कि सामान दबा पड़ा हो, आपको ढूंढने में दिक्कत आती है, सब चीज़ें डिस्प्ले में लगाई जाती है ना, ताकि फाइंडेबिलिटी हो उस चीज़ की। तो रियल टर्म में ऐसा समझो, कंप्यूटर या एप्लीकेशन के टर्म में मैंने आपको समझाई दी है चीज़ें, है ना। आगे चलते हैं। की फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइंडेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्च ऑप्शन, है ना।
रिलेटेड लिंक्स एंड प्रोडक्ट्स, जो मैंने अभी आपको ई कॉमर्स के अंदर दिखाया, एक्सटेंड टू विच द वेबसाइट कैटर्स टू द यूजर्स नीड एंड लाइक्स एंड क्रॉस डिवाइस एक्सपीरियंस, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट सभी में आपका डिज़ाइन बढ़िया से चलना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ फाइंडेबल यूएक्स डिज़ाइन, टॉप लेवल नेविगेशन एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो फ्लिपकार्ट इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, टॉप लेवल मेन्यू और ड्रॉप डाउन्स हर चीज़ के अंदर। यानी कि अगर आप फैशन की बात करें, फैशन एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, किस तरह का फैशन। सो आप यहाँ देखोगे मेंस में टॉप वेयर का अलग है, बॉटम का अलग है, एथनिक अलग है, फुटवेयर मेन वुमेन्स के लिए अलग है, यहाँ से वॉचेज एंड एक्सेसरीज किस तरह का, तो बहुत बढ़िया से। फिर उसके अंदर भी आपको और सब कैटेगरीज डाली हुई है, ताकि आप यहीं से सीधे फाइंड करके उस सेक्शन में लैंड हो जाके जहाँ पर आप जो चीज़ लेना चाह रहे हो। ये नहीं कि आप ढूंढ ढूंढ के टाइम लगा लगा के वहाँ तक पहुँच रहे हो चीज़ें। क्योंकि दो तरह के यूज़र हैं, जैसे एक जो विंडो शॉपिंग करता है, जो सिर्फ देख के आता है डिस्प्ले में क्या चल रहा है आज की डेट में, एक जिसके पास टाइम नहीं है, बस मुझे फटाफट तो काम खत्म करो। अब जैसे इस फाइंडेबिलिटी और यूजेबिलिटी के मॉडल पे अगर हम लोग देखें, तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया एक बर्गर चेन है विच इज़ मैकडोनल्ड्स। मैकडी के अंदर क्या होता है कि जब आप जाते हो तो क्या आपको आधे घंटे वेट करना पड़ता है बर्गर लेने के लिए? नहीं ना। आप आके ऑर्डर प्लेस करते हो, बहुत ज़्यादा अगर क्राउड आ गया तो बात अलग है, 10-15 मिनट लग जाएंगे, अदरवाइज़ आप ऑर्डर प्लेस करके साइड में आते हो, तब तक आपका ऑर्डर रेडी होके आ चुका होता है। क्योंकि वो मॉडल चलता है नीड और स्पीड, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, और कितना क्विकली वो डिलीवर कर सकते हैं। तो वो पैटी, बंस, सॉसेज, सब कुछ उनका क्या है, सिस्टमेटिकली लगा हुआ है। एक देखो पूरा उनका एक काउंटर है बहुत बड़ा, बस फटाफट से बंदा क्या करता है, निकालता है, रैप करता है, फटाक से दे देता है आपको। रेयरली शायद मिस्टेक हो जाए कि मैक वेजी के अंदर उसने आलू पैटी डाल के दे दिया आपको, बहुत रेयर, अदरवाइज टेरर ना के बराबर होता है। और हर चीज़ को उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट है कि अगर फ्राइज़ को फ्राई करना है तो टेम्परेचर पहले से सेट है कंपनी की तरफ से कि वो टेम्परेचर डालो और बढ़िया आपको हर आउटलेट पे एक जैसे टेस्ट मिलेगा। ये नहीं कहीं पर ओवर फ्राई होगी, कहीं पर आपका फ्राई नहीं हुआ सही से। और फिर उसके बाद उनकी सेल्फ लाइफ होती है, तो आप देखते हैं हेलोजन बल्ब के नीचे उसको रखते हैं ताकि वो फिर भी गर्म रहे, क्रिस्प रहे, ठीक है। और फिर एक साथ एक बैच पूरा का पूरा फ्राई करके दोबारा से रेडी कर देते हैं आपके लिए। तो पहला हमने क्या देखा, टॉप लेवल नेविगेशन एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो कि फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट है, अमेजोन में आते हैं। सो अमेजोन में टॉप लेवल तो है, लेकिन ड्रॉप डाउन उन्होंने सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल किया अमेजोन प्राइम के लिए, बाकी कहीं पर उन्होंने ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल इसमें नहीं किया हुआ है ना। करना चाहिए, क्योंकि ये जो इतना साइड बार वाला था सिस्टम, ये ख़त्म हो जाता है। बट हो सकता है सिमिलरिटी की बात आ रही है, इसलिए उन्होंने नहीं किया उस चीज़ को। आगे ये बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मेन्यू। मेन्यू देखो यहाँ पर काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आपको मिल रहे हैं इसमें, कि भाई आप मेजर ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी चीज़ों में डील कर रहा है फ्लिपकार्ट, इससे ज़्यादा कर रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नीड वाली चीज़ें हैं, जो कि भाई मुझे पता होगा ना बीइंग अ साइट ओनर कि सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, तो आप वो चीज़ें सामने लगाओगे लाके, वो थोड़ी ना रखोगे स्टॉक की जो जिसकी नीड बहुत कम है। जैसे अभी मान लो विंटर का टाइम चल रहा है और आप अपने स्टोर पे, अपने आउटलेट पे स्टॉक लगा के बैठे हो समर्स का, कौन लेगा, है ना। बंदा तो वही देखना है ना, विंटर का टाइम स्टॉक, मैं विंटर का स्टॉक देखना चाहूँगा। तो जैसे आप देखते हो कि बिग बाज़ार हो गया, या फिर जैसे शॉपर स्टॉप हो गया, लिवाइस के आउटलेट जितने भी हैं, आने से 2 महीने पहले ये धीरे धीरे इन्वेंट्री डालना स्टार्ट करते हैं, इमीजिएट बहुत कम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉक ला के लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे थोड़ा सा पता चल जाता है लोगों का इंटरेस्ट किस तरह की चीज़ों में आ रहा है, एक एक्सपीरियंस पता चल गया कि किस चीज़ पे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसी चीज़ की फिर वो लोग डिमांड करके फिर पूरा का पूरा स्टोर जो है सेट कर देंगे, ठीक है। या कुछ होते हैं जो ओवरनाइट पूरा का पूरा चेंज करो, बंद करो एक दिन के लिए और सब बदल डालो, पूरा स्टॉक रिप्लेस कर दो सारी चीज़ें। नेक्स्ट ये है लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर। अगेन यहाँ पर आप देखोगे जैसे फैशन की बात हुई तो सब यूनिफॉर्म वे में चल रहा है ना, मेंस की बात हुई तो सारा देखो टी शर्ट, कैजुअल शर्ट्स, फॉर्मल, कुर्ताज, है ना। अब बंदा सबसे ज़्यादा क्या पहनता है, ये चीज़ें, कुर्ता तो आपका एक पर्टिकुलर कोई होगा, डे होगा, है ना, तब जाके यूज़ में आएगा, डेली वेयर में तो नहीं आने वाला किसी के लिए। तो समझ में आ रहा है सीक्वेंस,
कि किस चीज़ की नीड हमें ज़्यादा है उसको ऊपर रखो, जिसकी नीड कम है उसको नीचे ले जाओ, है ना। फिर इसका देखो एथेनिक सेट्स हो गए, ब्लेजर्स हो गए, रेन कोट हो गए, सीजनल है ना। बट शर्ट्स ऐसी चीज़ है कि जो 12 महीने बंदा पहन लेता है, जैकेट भी अगर पहन रहा है विंटर्स में तो भी नीचे डाल सकता है ना। आगे चलेंगे यहाँ से, फिल्टर एबिलिटी फॉर सर्च रिजल्ट्स। मान लीजिए कि भी मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया कि मुझे शर्ट्स चाहिए। अब शर्ट बहुत सारे ब्रांड है जो बनाते हैं, है ना। तो आप यहाँ जाके ब्रांड का फिल्टर देख सकते हो, भाई मेरे को प्यूमा की चाहिए, आप प्यूमा चूज़ कर लो उसके अंदर, बाकी सब वहाँ से फिल्टर होकर डेटा अलग हो गया। अब ना लगाया जाए, ढूंढते रहो एक एक पेज के ऊपर जाके, क्यों? क्योंकि भी अगर ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पर ऊपर आप ध्यान दीजिए 13,000 से ज़्यादा शर्ट्स और टी शर्ट्स इनके पास अवेलेबल है। कितना टाइम खराब हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई जिस पर्टिकुलर ब्रांड में आप इंटरेस्टेड है, आप सीधे उसका नाम बताएं, मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कितने और प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है। 566 एडिडास की यहाँ पर लिस्टिंग है। इसके बाद आपका हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई कलर, है ना, तो आप यहाँ से जाकर अपना कलर चूज कर लेंगे। जैसे मैंने ये लगाया तो 122 मेरे पास कलर ऑप्शंस हैं। इसके बाद आपका साइज का मैटर हो सकता है, भाई मेरा जैसे एग्जांपल के एल चाहिए मुझे, तो 66 ब्लू कलर में मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फिल्ट्रेशन का रूल समझ में आ रहा है ना। हो तो अगेन यूज़र का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर मुझे क्लियर है कि मेरे को इस पर्टिकुलर ब्रांड का ये साइज़ मेरे फिट आता है और ये कलर मुझे चाहिए, ये कलर मेरे पास ऑलरेडी है पहले से घर में, तो आसान हो गया ना चीज़ों को लेना, नहीं तो ढूंढते रहो बैठ के चीज़ों को। तो अगेन क्या है कि यूज़र एक्सपीरियंस। अब यही काम अगर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में समझें, आपको शॉप पर जाकर अगर ये ढूंढना पड़े, ठीक है, तो टाइम लगेगा इस चीज़ के अंदर। इतनी जल्दी क्विकली आप फटाफट से नहीं निकाल पाओगे और ना ही आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे। हो सकता है एक स्टोर का जो ओनर है वो 4 से 5 ही लेके बैठा ऑप्शन आपके पास, यहाँ पर 66 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट क्विकली आप फाइंड कर पा रहे हो। इसके बाद आपको इसके अंदर वो भी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किस ओकेज़न के लिए मुझे चाहिए, स्पोर्ट्स या कैजुअल। फिर आप यहाँ से कैजुअल चूज़ करो और डेटा लिस्ट हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 7 का डेटा है, हम लोग दूसरे पेज के ऊपर है। ओकेज़न को आप यहाँ से हटा दीजिए। फिर आप यहाँ देखो ऊपर फैब्रिक कौन सा चाहिए आपको, है ना। फैब्रिक का आपके पास ऑप्शन आ गया। फिर आप यहाँ पर जेंडर की बात करोगे, हमें किसके लिए चाहिए इसके अंदर, तो रेटिंग की बात करोगे, नेक टाइप कौन सी चाहिए आपको, राउंड, क्रू, पोलो, स्कूप, स्लीव की आप बात करोगे। इतना कुछ दिया हुआ है कि आप एकदम परफेक्ट अपना मान के चलो कि कस्टमाइज तरीके से चीज़ों को बनाओ, ढूंढो और जो चाहिए वो लेके निकलो सीधे यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर जब हम लोग कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हैं इसके अंदर, तो आप क्या देखते हो कि भाई एक ही प्रोडक्ट के मल्टी एंगल से आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी, भाई एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या। जैसे 360 हमें मिल जाता है देखने, तो यहाँ पर सो मैंने इसके ग्राफिक्स डले होंगे, उसके सारे डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। यूज़र एक एक चीज़ को जाए देखे उसको तरीके से किसका क्या काम है। लास्ट में आप देख सकते हो अमेज़ॉन अभी ये सब चीज़ें नहीं करता है, लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर आपको प्रॉपर वीडियोस मिलते हैं, यूट्यूब से उन्होंने लेके वहाँ पर ऐड करके डाले होते हैं। और आगे चलते हैं, सुटेबल लेबलिंग एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉलिड इंफॉर्मेशन थ्रू डिस्प्ले। ठीक है भाई, जो भी चीज़ आप दिखा रहे हो तो उसके बारे में डिस्प्ले प्रॉपर उसके बारे में बताओ कि हम क्या चीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब सोचो कि आप एक केमिस्ट का सोचो कि कितना टफ टास्क होता है। एक अगर वो केमिस्ट मेडिकल स्टोर रन कर रहा है अपना, उसको एक एक मेडिसिन का नेम कहाँ रखा है। अब सोचो कि उसकी जगह पर आज वो बंदा अवेलेबल नहीं है, उसके घर से कोई सी और बंदे को मेडिसिन की आज शॉप ऑपरेट करनी है, तो क्या कोई बंदा कर पाएगा जो उसे पता ही नहीं। तो क्या करा जाता है, इन्वेंट्री के ऊपर सेक्शंस बना दिए जाते हैं कि भाई पेन किलर की अगर बात हो रही है तो पेन किलर्स जितने भी तरह के होते हैं सब यहाँ हैं। स्प्रे की अगर बात हो रही है तो सारी चीज़ें वो यहाँ मिलेंगी आपको। छोटे बच्चे के लिए अगर आपके इन्फेंट्स की मेडिसिन है तो वो उसका एक सेक्शन अलग है, ताकि उसको पूरे में ढूंढना ना पड़े कहाँ मिलेगा ना। तो अगर आप नोटिस करो कि उस पर भी मार्किंग होती है ना। प्लस उस हर एक कंटेनर के ऊपर फिर लिखा हो कि एक कंटेनर के अंदर कौन कौन से मेडिसिन आपको एक एक ही चीज़ के अलग अलग सॉल्ट, कि भाई काम मेडिसिन का वही है लेकिन उसको बनाने वाले 10 ब्रांड हैं, तो जिस ब्रांड की जो मांगेगा उसको वो दे दो।
क्योंकि लोगों को वही सेटिस्फेक्शन होता है भी मेरे को तो इसी पर्टिकुलर जैसे अवार्ड कंपनी का मेरे को कुछ चाहिए, तो वो उसी कंपनी का लेके सेटिस्फाई होगा। वो आप बोलोगे नहीं भी दूसरे ब्रांड में मेरे पास अवेलेबल है, दे देता हूँ। तो शायद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, मान जाते हैं, नहीं तो वो कहेंगे नहीं है तो कहीं और से ले लूँगा मैं, मुझे नहीं लेना, है ना। चलिए यहाँ समझेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट, क्रेडिबल। इट इज़ द ट्रस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स थ्रू इट्स सर्विसेज और प्रोडक्ट्स is in the form of right information and user security and privacy. So जैसे कि यहाँ पर दो हमारे पास अवेलेबल है क्रेडिबिलिटी के एग्जांपल्स, वन इज बॉक्स स्क्रीन एंड यहाँ सब देखेंगे गिल्ट फ्री, ठीक है, ये दो हमारे पास अवेलेबल है। सो क्रेडिबिलिटी किस तरह से बनाई जाती है उसका आप समझें। पर्सनलाइजिंग वेबसाइट, यूज रियल फोटोज नॉट स्टॉक वंस, tells story of business formation and progress, have a detail about us page। आज के डेट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको स्टॉक्स ग्राफिक मिल जाते हैं, जैसे शटर स्टॉक, आईसो स्टॉक, है ना, इस तरह की वेबसाइट है जहाँ से आप जाके ग्राफिक ला के लगा लेते हैं। जैसे आपने एक नोटिस किया होगा कि जोमेटो पर जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ ऑर्डर प्लेस करने जाते हो उसकी ग्राफिक देखते एकदम रिच टेम्पटिंग दिखाई देगी आपको, ज़बरदस्त, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होगा वो वैसा नहीं होगा। डिलीवर किसका काफ़ी हद तक हो जाएगा, जैसे हल्दीराम हो गया, बीकानेर हो गया, उनकी पैकेजिंग, क्योंकि जिस तरह से वो शूट कराते हैं उस तरह से कोशिश करते हैं पैकेजिंग में भी चीज़ें उसी तरह से डिलीवर हो जाए। अब एक ढाबे वाला बंदा है जो जिसका लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं क्योंकि वो बजट फ्रेंडली है, लेकिन जैसा वो ग्राफिक में होगा वैसा कभी नहीं पहुँचेगा, उसके अंदर डिफरेंस आएगा, है ना। क्या होता है कि मान लो कि एक जोमेटो के ऊपर अगर कोई रेस्टोरेंट का पनीर लवाबदार से रिलेटेड अगर कोई कैटेगरी डाली गई है ना कोर्स के अंदर, तो क्या होगा, सबके ऊपर हो सकता है शायद एक ही ग्राफिक चल रहा हो, है ना, एक ही ग्राफिक हर जगह यूज़ हो रहा है, जबकि वो सबके अपने अलग अलग टेक्सचर है उस चीज़ के ग्रेवी के, है ना, प्रेजेंटेशन कराने के तरीके डिफरेंट है। जैसे आप लोग देखते हो कि जब लोग पिज़्ज़ाज का जनरली ऐड देखते हैं तो जब लोग देखते हैं एक पर्सन होता है स्लाइस उठा रहा है और चीज़ जो होती है एकदम मेल्टेड आपको वहाँ पर गिरते हुए दिखाई देंगे, बट एक्चुअली वो चीज़ तो होती नहीं है, वो तो फेविकोल से ऐड बना रहे हैं। वो हमें दिखाने के लिए लगता है कि हम देखो अरे यार एकदम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा हम लोग देख रहे हैं, बट वो चीज़ नहीं है। वो क्या होता है, शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फेविकोल से बनाया जाता है और हम कह रहे यार अमेजिंग चीज़ है एकदम, नहीं, और जब हम लोग देख रहे होते हैं तो हमारी चीज़ों वो टेक्सचर तब आता है जब पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता है, जबकि उसका खाने का मज़ा नहीं आता, है ना। चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, अपना जो कंपनी का विजन मिशन है, अबाउट अस पेज। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन नहीं दिखाई देगा, बट है यहाँ पर भी अवेलेबल। आपको उसके लिए फुटर में आना होगा, फुटर में आने के बाद आपको क्या मिलेगा, कंपनी का अबाउट, ठीक है। फिलहाल इनका ये शायद काम नहीं कर रहा है, इन्होंने अपडेट नहीं किया शायद, बट यहाँ पर लिंक एक अवेलेबल है इसके अंदर। तो ये होना ज़रूरी है। अमेज़न पर आते हैं और इसका फुटर हम लोग विजिट करेंगे तो क्या लिखा आता है, अबाउट अमेज़न, और यहाँ से आप अमेज़न के बारे में और डिटेल में जान सकते हो बेसिकली ये क्या है और किन किन चीज़ों में डील कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, मेकिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स विजिबल, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट पर जैसे हम लोग हैं, यहाँ एग्जांपल के तौर पर फुटर पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर कभी टॉप में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका काम ये नहीं कि लोग हमें सीधे कॉल करें, बट अगर फिर भी किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो यहाँ पर उन्होंने पूरा अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद एड्रेस दिया हुआ है नीचे, है ना, इस तरह से कि भाई आपको हमसे अगर कांटेक्ट करना है तो इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस का। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्डिंग क्विकली, मेक इंस्टेंट फ़ोन कॉल्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग अरीना में बात करें, ठीक है, या अरीना एनिमेशन इंडिया की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंस्टेंट कॉलिंग का फीचर सामने रखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मुझे को कॉल करना है तो वो कॉल कर सकता है, किसी को लग रहा है नहीं मैं कॉल में नहीं, मैं लीड एक जनरेट करने में कंफर्टेबल हूँ, मैं तो मैं यहाँ जाके एक फॉर्म फिल कर दूंगा, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकेंगे। या फिर आज के सबसे कंफर्टेबल जो प्लेटफॉर्म वो क्या है, व्हाट्सएप।
आप यहाँ जाके सीधे बात कर सकते हो, ठीक है, इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए और यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग द वेबसाइट एन एजुकेशनल टूल, प्रोवाइड आर्टिकल्स, वीडियोस, इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट on important topic. Next is showcasing the expertise. Publish articles about expertise and areas of user interest. अब जैसे एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लार्ज अप्लाइंसेस ऐसे हैं जो ब्रांड बनाते हैं, डिलीवर कराते हैं, इंस्टॉलेशन भी कराते हैं, बट जो टेक्निकल पर्सन आता है वो उतना इनफ कैपेबल नहीं होता कि वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट सही से करा पाए। जैसे आपके घर में टीवी आपने एक परचेज़ किया, आपने उसको इंस्टॉल कराया, लेकिन वो आपको ऑन करके दिखा जाएगा, जस्ट अप टू यू कि आपने क्या करना है उसके साथ, ठीक है। या जैसे आपने घर में माइक्रोवेव लिया, आपके पास IFB ब्रांड से बंदा आएगा, चीज़ें चला के दिखा जाएगा, लेकिन वो उसके अंदर कुछ आपको बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं। उसको उस तरह की ट्रेनिंग जब दी गई थी तब वो सो रहा था ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। तो ऐसे न जाने कितने ब्रांड के मैं एग्जांपल दे दूंगा जिनके लोगों को फीचर ही नहीं पता। जैसे LG से अगर कोई टेक्निकल पर्सन आता है तो उसको अपना पता है कि डायग्नोस करने के लिए मुझे क्या करना है, लेकिन उसके अंदर जो आपके मोड दिए होते हैं कभी भी वो एक्सप्लेन करके नहीं जाता कि आपको कब वो आपको उसके अंदर मॉनसून मोड एक्टिवेट करना है, या जिसको हम लोग ड्राई मोड के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग AC में सबके पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्राई मोड एक्चुअल में करता है क्या AC के अंदर। और हम उसको या तो कूल मोड में चला रहे होते हैं या फिर विंटर सर्जिंग तो बंद कर देंगे उसको। कभी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भाई AC को बंद करने से पहले फ़ैन मोड में भी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप AC को कूलिंग ले रहे हो और आप घर से बाहर जा रहे हो, आपने इमीडिएटली उसको ऑफ कर दिया। तो कभी अगर हम लोग इसका फ्लैप हटा के देखें तो अंदर कॉइल्स जो होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, कंडेंसेशन की वजह से आप अंदर वेट कॉइल्स हो जाती हैं, और कॉइल जब गीली होंगी आप उसको ऐसे बंद कर दो तो गीले लोहे पे क्या होता है, रस्ट होता है। इसलिए AC क्या होता है 2 से 3 साल में लीक करना स्टार्ट कर जाता है। और वहीं पर अगर आपको पता है कि मुझे अब, हाँ, अगर आपको AC बंद करना है तो 15 मिनट पहले उसको फैन मोड में डाल दो, तो कॉइल जो ठंडी हो रखी थी वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएंगी, जितना भी उसके ऊपर पानी होगा वो सब सूख जाएगा, और AC आपका कभी ख़राब ही नहीं होगा। 10 साल भी चला लो ऐसे AC को, लेकिन जब सही से ऑपरेट नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाता है। एग्जाम्पल ऐसा समझो कि घर में कोई पुरानी कार है, शायद उसका AC आज तक ख़राब ना हुआ हो, लेकिन घर का AC उसने टाइम स्पेन में 2 बार बदल चुका हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर जो कार का AC है, अगर आप उसको बंद कर देते हो तो वो खुले एनवायरनमेंट में है, हवा गुजर रही है उसके रेडिएटर से, इसलिए कार का AC कभी नहीं ख़राब होता, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के केस में ही ख़राब होता है। लेकिन अगर कंपनी आपको बता दे तो आपका AC फिर ख़राब नहीं होगा तो बिकेगा क्यों? दूसरा, ड्राई मोड के बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता, ठीक है। तो अगर वो पता हो तो आपको जो ये इतना ज़्यादा चिपचिपाहट महसूस होती है जब आपका मानसून का टाइम आता है, उसमें चला लो, AC एकदम घर की सारी नमी को ख़त्म कर देगा। वो नहीं बताया, वो हमें धीरे धीरे चीज़ें खुद हिट एंड ट्रायल करके पता लगती हैं, तो हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। तो जिस ब्रांड ने बनाया उसे तो पता है ना उसको क्या करना चाहिए, कि भाई आपने अपना प्रोडक्ट इंस्टॉल करवा लिया, तो प्रोडक्ट के ऊपर जो मेरा सजेशन है बीइंग अ यूज़र एक्सपीरियंस, वो ये होना चाहिए कि QR कोड पुट करूँ वहाँ पर, सो दैट कि मैं बीइंग अ कंज्यूमर उसको स्कैन करूँ और आपके सीधे यूट्यूब चैनल पे चले जाऊँ। उस प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, भाई अगर मैंने AC लिया तो AC की पूरी प्ले लिस्ट होनी चाहिए, या अगर मैंने माइक्रोवेव लिया तो माइक्रोवेव की प्रॉपर डेडिकेटेड प्ले लिस्ट होनी चाहिए, सो दैट कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिले। किचन के अंदर जो मैं कहता हूँ ना सबसे यूजलेस जो प्रोडक्ट होता है हमारे घर में वो माइक्रोवेव ही होता है। लेते सब हैं, इस्तेमाल सिर्फ उतना ही होता है ठंडा गर्म करने के लिए, ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसके अंदर कोई डिश बनाने की बात है, क्योंकि हम लोग कन्वेक्शन खरीद के लेके आएंगे, उसके अंदर ग्रिल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन समझ नहीं आता क्योंकि बनाने जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा या फिर वो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि कितना उसको हमें पहले टेम्परेचर मेंटेन करना था डिश बनाने के लिए, या कितनी क्वांटिटी पे कितना टेम्परेचर जाएगा, है ना, प्री हीट जिसको हम लोग बोलते हैं। जब पता ही नहीं होगा तो कैसे चला पाओगे उस चीज़ को आप। इसी चक्कर में क्या होता है, उससे इंटरेस्ट फिर ख़त्म हो जाता है हमारा। या जैसे एयर फ्रायर्स, एक नया ट्रेंड चला मार्केट के अंदर कि भाई लेस ऑयल में बहुत अच्छा आप चीज़ें बना सकते हो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब बनाने जाते हैं तो बहुत कम लोग इसके अंदर कुकिंग कर पाते हैं, नहीं हो पाता। या जैसे एक और प्रोडक्ट बहुत चला, आज भी चल रहा है, इंडक्शन। लेकिन इंडक्शन पे लोग वो वाला काम तो कर लेंगे, हीटिंग बॉयलिंग और या प्रेशर कुकर वाला, लेकिन बात आ जाए रोटी बनाने की तो नहीं बनती उसके ऊपर, क्योंकि हमें आता ही नहीं। हमें तो वही आता ना कि चपाती बनाई तो गैस पे सेक लेंगे रख के।
हर चीज़ को सीखने का एक पूरा तरीका होना चाहिए। मार्केट में मिक्सर जूसर का अपग्रेडेड वर्जन आया, ग्राइंडर, फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन आया आपका फूड प्रोसेसर। सब कंपनियां बनाती हैं लेकिन फूड प्रोसेसर को ऑपरेट करना ही फिर लोग नहीं जानते। जैसे कहते हैं ना, आटा गूंदना, नीडिंग प्रोसेस नहीं पता कि भाई कितना मिक्सचर जाना चाहिए, तो लोग छोड़ देते हैं, भाई नहीं बन रहा इसमें, हम नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, भाई मैनुअल वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है ना। तो ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको ना तो सिखाया गया, जिस ब्रांड ने उसको बनाया बस दे दिया बना के। या जैसे मार्केट में प्रोडक्ट आया रोटी मेकर, कि भाई जिसको रोटियां बेलना नहीं आता, खासकर बैचलर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि भाई लड़के अगर कहीं बाहर रह रहे हैं अपने स्टडी पर्पज से, तो रोटियां कैसे बनाए, तो उसके अंदर सीधे रखो दबाओ रोटी बन जाती है, लेकिन बनाना ही नहीं आता भाई, कितना सॉफ्ट रखना है डो को, कितना हार्ड रखना है, क्योंकि अगेन नहीं पता मैं चीज़ों को। तो अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज दी जाए प्रॉपर, तो प्रोडक्ट का सही से यूज़ हो पाएगा। नहीं दी जाएगी तो चीज़ें वेस्ट ही होती हैं लेने के बाद। सो यहाँ पर क्या है, मेकिंग द वेबसाइट एंड एजुकेशन टूल से हमारा मतलब क्या है, जब आप आज की कोई एप्लीकेशन फ़ोन में डालते हो तो वो एक स्पॉटलाइट में दिखाता है फटाफट कौन सी चीज़ कहाँ से होगी। नोटिस किया होगा कि यहाँ से साइन इन करना है, यहाँ से आप कैटेगरी में जाओगे, यहाँ से आप ये काम कर पाओगे, इस तरह की चीज़ें। तो मोटा मोटी मेजर मेजर चीज़ें वो लोग बता देते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेबसाइट्स के अंदर भी आपका ये रहता है कि कहाँ से आपने क्या क्या काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, शोकेसिंग द एक्सपर्टीज, पब्लिश आर्टिकल्स। तो यहाँ पर भी यही सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि भाई जो भी आपकी चीज़ें हैं तो उसको इस तरह से आर्टिकल प्रोवाइड कराओ, वीडियोस करो, इंटरव्यूज़ करो, अपने अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से समझो कि आपको कौन सी चीज़ कौन से मॉडल में इम्प्लीमेंट करनी है। सारी चीज़ें एक में नहीं लगेंगी, ये तो तय है ना। फिर बात करते हैं वेज टू इम्प्लीमेंट क्रेडिबिलिटी, मेकिंग इट लुक प्रोफेशनल, अवॉइड ग्रामेटिकल एरर एंड पुअर इमेजेस, टेक टाइमली फीडबैक फ्रॉम यूजर्स, providing testimonials, asks proactively for testimonials from users and publish them on homepage and checkout page, showcasing work, highlight the organization philanthropic work with an honest motive, joining organization and listing credential, join reputable trade associations, the Better Business Bureau BBB जिसको बोलते हैं, post portfolios of clients and voluntary work, list awards, reviews, certifications gained। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक प्रोडक्ट को जब कोई विजिट करता है तो क्रेडिबिलिटी बनती है उसकी, लोगों में भरोसा पैदा होता है कि यार नहीं सही चीज़ें ले सकते हैं उसको। तो जैसे अगर हम लोग एक MI को सब लोग जानते हो, हम उसको जानते हैं चाइनीज़ के नाम से, चाइनीज़ है यही तो बोलते हैं हम लोग उसको। चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये है mi.com इंडिया, है ना, क्योंकि इंडिया से ये बेसिकली कर रहे हैं चीज़ों को। अब हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर फ़ोन की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ऐसे में रघु फोन पे लगे रहे या काम पे, रघु ने सोचा लेट्स डू बोथ। इंट्रोड्यूसिंग Redmi A4 5G। ऐसी स्पीड पकड़ी कि लाइव स्लो मोशन से सीधा फास्ट फॉरवर्ड हो गई। और रिजल्ट एकदम नेक्स्ट लेवल। Redmi A4 5G अब इंडिया करेगा 5G। क्या समझ में आया? हम फ़ोन का भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में उस फ़ोन को स्मार्ट यूज़ करने का भी तरीका बता रहे हैं कि फ़ोन सिर्फ रखो मत, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी निकालो। अब उस बंदे ने क्या करा, जिसके लिए ऐड दिखाया गया कि भाई उस बंदे ने एक फ़ोन लिया तो उसके बाद उसने क्या करा, उसको ऐड शूट किया, उसने पब्लिश किया, ट्रैफिक लेके आ गया अपने पास। तो भाई आपके पास अगर कोई गैजेट है तो उसका सही अगर इस्तेमाल ही नहीं होगा तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का, पहला समझ आया। तो यानी कि
सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया सा अपना लगा रखा, और यही सही यूज़ भी है फ़ोन का। स्मार्टफोन चला हर बंदा रहा है, लेकिन स्मार्ट यूज़ बहुत कम लोग कर पाते हैं। सिर्फ या तो हमने सोशल मीडिया चला लिया, दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट यूज़ ऑफ योर डिवाइस, वो टाइम वेस्टिंग है टोटल, जब तक उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नीचे आते हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बताया कि भाई क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, क्या उसके प्लस है, सारी चीज़ें, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर क्लैरिटी दी है इसके अंदर। और लास्ट में मेड इन इंडिया, बाय इंडिया, फॉर इंडिया। अभी मेड इन इंडिया नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये असेंबल्ड इन इंडिया है, ठीक है, लेकिन पीछे लिखा मेड इन इंडिया ही जाता है, क्योंकि लूज में इसके पार्ट्स आते हैं और यहाँ पर असेंबली लाइन में इसको असेंबल कर दिया जाता है, क्योंकि सारे पार्ट चाइना से ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोदी जी ने क्या करा कि भाई लोग जो हैं जॉब्स वगैरह ले पाएँ, तो उन्होंने उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया। तो नाम उसका वो है, लेकिन वो है असेंबलिंग सेटअप। आपको हर एक चीज़ प्रॉपर मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें इस डिवाइस के अंदर जानी, असेंबल करो, फ़ोन बनाओ, भेजो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा भाई, कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं। अब ये क्या, एक रिसर्च है, एक सर्वे, जिसमें इन्होंने क्या लिखा, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, कि भाई यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्ले डज द Redmi A4 5G है, तो किस तरह का डिस्प्ले, इसका कितने निट्स का कलर है, ये सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। कैन आई यूज़ माई वायर्ड हेडफोन्स विद दी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, भाई इसमें 3.5 mm का जैक अवेलेबल है। जैसे अब जो फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें हेडफोन जैक खत्म करके टाइप C होने की वजह से क्या हुआ है, इससे क्या होता है कि ये कंपनियां खत्म क्यों करती जा रही हैं। देखो, इसको हटाने के पीछे का एक रिसर्च है। अगर आपके फ़ोन में ऑडियो जैक होगा तो इट मीन्स कि वो वाटर प्रूफ नहीं हो सकता, है ना। आपका फ़ोन पानी में गिरेगा, उस जैक से पानी अंदर जाएगा और डिवाइस आपकी ख़राब हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है हटाने का। तो महंगे फ़ोन्स जो होते हैं उनके अंदर ये आपको नहीं मिलता ऑडियो जैक, ठीक है। वहाँ पर आप या तो जैसे एप्पल में आपने देखा होगा, एप्पल ने बहुत पहले डिसकंटिन्यू कर दिया था इस चीज़ को, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट में बात करते थे हमेशा कि भाई हमारा फ़ोन 1 से 1.5 मीटर वाटर प्रूफ है, ये है, वो है, सारी चीज़ें। उसके पीछे का पर्पज़ क्या, वाटर प्रूफ तो तभी होगा ना जब आप उसके अंदर से वो सारे एंट्री पॉइंट बंद कर दोगे जहाँ से पानी जाने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो 3.5 mm जैक होता है वो सीधे मदरबोर्ड पर माउंट होता है, तो यानी वो हॉलो होता है पूरा, ठीक है। तो इस वजह से छोटे ब्रांड में, अगर आप छोटे बजट, लो बजट फ़ोन में आप जाओगे तो आपको वाटर प्रूफिंग वगैरह की गारंटी नहीं मिलेगी। अब जैसे ये फ़ोन है, इसमें कहीं से कहीं भी कोई एंट्री पॉइंट है ही नहीं, तो ये वाटर प्रूफ है, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। तो ये था रीज़न हटाने का। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई क्यों हटा दिया। जैसे आपने देखो, एक ट्रेंड चला था बीच में 2019 और 18 के टाइम पर, पॉपअप सेल्फी कैमरा, यानी कि फ़ोन में कैमरा नहीं होता था, ना आगे ना पीछे। बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि भाई स्क्रैच ही नहीं आएंगे लेंस के ऊपर, तो जैसे अपने कैमरा ऑन करो तो कैमरा ऊपर निकल के आता था फ़ोन के अंदर से। अब उसमें दिक्कत ये होगी, मान लो कि वीडियो बनाते वक्त या फ़ोटो लेते वक्त आपका फ़ोन गिर गया कहीं पानी में, वेट एरिया में, तो वाटर प्रूफिंग तो रही नहीं ना फिर। इस वजह से वो जितना तेज़ी से वायरल हुआ उतना तेज़ी से फ़ोन बंद हो गया। अब लोग बड़े खुश थे उसके आने के बाद, भी बड़ा अच्छा है, वो दिखाने के लिए बहुत अच्छा फीचर था, लेकिन अगर उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट देखे जाए तो बहुत सारे थे। भाई एक तो टूट सकता है, अगर गिरा कैमरा सीधा हिट हुआ, कैमरे का मैकेनिज्म गया, कैमरा के साथ खुला हुआ पानी में गिर गया तो आपका डैमेज हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, चीज़ें आती हैं, रिसर्च होती है, फिर चली जाती है। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे एक ब्रांड निकालता है तो बहुत सारे लोग एक साथ निकालते हैं, ताकि भाई ऐसा ना हो कि कोई इस फीचर की वजह से मेरा मार्केट खा जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद में बंद कर दी जाती हैं चीज़ें। जैसे ईवी चला तो ईवी फिर सबने बनाना चालू कर दिया, हर ब्रांड आज के डेट में ईवी के रेस में दौड़ रहा है, ताकि हमें क्लियरली पता है ईवी इज़ नॉट अ फीचर। जैसे महिंद्रा का अगर आप देखो तो महिंद्रा ने भी कल परसों में अपनी एक नई गाड़ी B60 लॉन्च कर दी उन्होंने, ठीक है। तो हर कंपनी अपनी ले लेके पहुंच रही है कि भाई नहीं, ईवी का मार्केट हर कंपनी बचाने की कोशिश कर रही है कि जितनी यूनिट्स हम लोग पेट्रोल डीजल में सेल कर पा रहे हैं, आने वाला टाइम अगर ईवी का होता है तो कोई हमारा मार्केट एक्वायर ना कर ले। जैसे टाटा देखोगे तो कितना टाइम पहले एंटर हो चुका है ईवी में। अच्छा, सबसे पहले इंडिया की बताओ ज़रा ईवी कार कौन सी थी? MG, इंडिया की।
महिंद्रा, जो आज से नहीं, अब से 15 साल पहले से रोड पे दौड़ रही है। महिंद्रा की गाड़ी है रीबो, ठीक है, जो 4 सीटर बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटी सी गाड़ी आपने कई बार रोड पे देखी होगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक कार बहुत पहले से अवेलेबल है, महिंद्रा ने बना के छोड़ रखी है पहले से, ये सब लोग बाद में लेके आए। अब महिंद्रा ने क्या करा, XUV 700 700 जो है उसको भी उन्होंने ईवी बना दिया, और ऐसा भयंकर ईवी बनाया कि उसके अंदर 70 किलोवाट की उन्होंने बैटरी लगा दी। मतलब कि रेंज का सोचे हुआ 700-800 किलोमीटर जाओ आराम से बैठ के, जैसे टाटा कर्व लेके आया ना अपना, तो महिंद्रा ने उसके टक्कर में अपना निकाल दी दूसरी गाड़ी BE6, जिसमें 500 किलोमीटर की रेंज है। टाटा की कर्व में 600 किलोमीटर की रेंज है। तो ऐसे 700 जो है उसमें और ज़्यादा बैटरी डाल दी उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडियन मार्केट में गाड़ी लेने के पीछे का ईवी को जो डर है वो यही तो है कि रेंज का बड़ा इशू है ना। अब बैटरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि यार देखो, एक कार के अंदर फ्यूल टैंक चाहे बेस मॉडल हो टॉप मॉडल हो एक ही कैपेसिटी होती है। 35 है तो 35 होगा, 45 है तो 45 सब में ही आएगा, क्योंकि अगर वो टैंक का एरिया छोटा बड़ा करेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन बैटरी के केस में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वॉटेज की बैटरी पे जाओगे उतना कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो जैसे टाटा जब निकालता है तो ईवी के अंदर मॉडल क्या निकालें, तो भाई आपको कितनी रेंज वाला मॉडल चाहिए, 300 किलोमीटर वाला, 500 किलोमीटर वाला, तो उसमें लाखों का डिफरेंस आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं चीज़ों के एक्सेसिबिलिटी की, कि चीज़ें कितनी एक्सेसिबल है, बट ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है। आज के लिए